उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आई उस तस्वीर की जहां गरीबों को सबसे बड़ा तोहफा देकर के देव दीपावली मनाई गई। ये दो तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, जरा मेरे पीछे दो तस्वीरें देखिए आप। ये पहली तस्वीर है जहां देव दीपावली की रौनक नजर आ रही। ये देव दीपावली की रौनक के सूत्रधार रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तस्वीर है जो गरीबों की देव दीपावली हुई है, देव दीपावली का तोहफा है। ये सांस्कृतिक उत्थान है तो ये आर्थिक उत्थान है उस कमजोर वर्ग का जो कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का शिकार हुआ है। सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है। ये लखनऊ की डॉली बाग की वो जगह जहां कभी माफिया मुख्तार का कब्जा था, लेकिन योगी ने यूपी की कमान संभाली तो यूपी को किया गया माफिया राज से मुक्त। पहले प्रयागराज में माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मुख्तार की अवैध जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और अब वहां गरीबों के लिए 72 फ्लैट तैयार कर उन्हें तोहफा दिया गया। सीएम योगी ने इसी मौके पर अपराधियों और अपराधियों की पैरवी करने वालों को सख्त संदेश दिया कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। मुख्तार की जमीन पर गरीबों की मीनार खड़ी करने वाले सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों को माफिया राज के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। हर जगह ये माफिया हावी थे, लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वो समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। सीएम योगी ने माफिया राज को मिट्टी में मिलाकर गरीबों का जो महल खड़ा किया, अब उसकी एक झलक जरा आप देखिए। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो रूम है, ये आप देख सकते हैं कि अंदर एंट्री करते ही एक रूम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जिसमें अटैच जो किचन है वो यहाँ पर बन करके तैयार है। इसके साथ साथ वॉशरूम जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। एक और रूम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है कि हर रूम के बाहर जो बालकनी है वो भी एक छोटी सी बालकनी जो है वो दी गई है। और ये कहा जा सकता है कि बाकायदा एक कॉरिडोर जो है वो कॉरिडोर भी जो है पूरी तरह से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो खूबसूरती जो है वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी कॉरिडोर के अलावा बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूरा एक जो है पूरी एक लॉबी बनाई गई है। ये फ्लैट लॉटरी सिस्टम के जरिए 10,70,000 रुपए में दिया गया, जबकि डॉली बाग जैसे पॉश इलाके में कीमत करोड़ों से भी ज्यादा हो सकती है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 72 फ्लैट गरीबों को गिफ्ट दिए वो बने हैं मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे वाली जमीन को। उस जमीन को खाली करवाया गया, गरीबों का आशियाना बनाया गया। लेकिन मीनार की पूरी कहानी क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलाका है लखनऊ का डॉली बाग इलाका, सबसे पॉश इलाकों में से एक। मुख्तार अंसारी का कब्जा था,
कब्जा किया गया बिना किसी नक्शे को पास कराए हुए। 2007 से कागजों पर एलडी ने नक्शा पास करवाया। उसके लगभग 13 सालों के बाद प्रशासन ने बुलडोज इसको किया गया और अब 72 नए फ्लैट बनवाए गए। तो फ्लैट में खासियत क्या है, लोगों को सुविधाएं क्या मिली हैं, वो भी आपको बताता हूं। ये फ्लैट ग्राउंड प्लस 3 यानी 4 मंजिला इमारत है। 35 वर्ग मीटर का एक फ्लैट है। 2 कमरे हैं, बालकनी है, 3 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। कुल 72 फ्लैट, जिसकी एक कीमत गरीबों के लिए रखी गई है 10,70,000 रुपए। सोसाइटी में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा दी गई है। पार्क अलग बनवाया गया और ये वो इलाका जहां आमतौर पर ऐसी किसी प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों रुपए में हो सकती है। लॉटरी के जरिए ये फ्लैट दिए गए और उसके बाद लोग खुश भी हैं। आपको खुद सुनना चाहिए कि इस पहल के बाद, ये घर मिलने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। ये जो सीएम योगी ने जो आज चाबियां दी हैं लखनऊ के सबसे पॉश एरिया में, क्या कहेंगी आप? मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे भाई बहनों को जो आवास मिला है इसे बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। हर किसी को मिले ऐसे जगह। बनाना तो सपना ही हो जाता है, सपना जैसे था, कोई बना नहीं पाता। मैम ये मुख्यमंत्री जी ने जो आवास दिया बहुत अच्छा किया है। सपना साकार हुआ। उन लोगों को सपना था कि कभी हमको क्या घर मिलेगा, उनका घर मिल गया। बहुत अच्छा हुआ नानी ने उनको घर दिया, बहुत अच्छा। हमको बहुत अच्छी जगह पर वीआईपी जगह पे उनको मकान मिला। माफिया की जमीन जिस पे उसने कब्जा कर रखा था उसको खाली करवा के यहाँ घर बनेगा और गरीबों को मिलेगा, ये लगता था कभी ऐसा हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाया, कभी नहीं लगता था ऐसा हो पाएगा। और आज सपना पूरा हो गया। हाँ, सपना पूरा हो गया। और बात दिखाता हूं आपको बिहार की एक तस्वीर। चुनावी दंगल में आजम खान और योगी आदित्यनाथ दोनों के बयान आमने सामने, और ये समीकरण कैसे बनी उसकी बानगी दिखाता हूं। जंगल राज बड़ा मुद्दा है। एनडीए लगातार जंगल राज को लेकर, महागठबंधन भी लगातार जंगल राज को लेकर के निशाना साधा जा रहा है। दोनों जंगल राज को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं तो सवाल उठाते हैं। इसी बीच आजम खान समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेता रहे, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, वो भी जंगल राज पर एक बयान दे चुके हैं, स्वीकार रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। देखिए सर। सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद बिहार के चुनावी रण में जंगल राज बड़ा मुद्दा बन चुका है। 20 साल पुराने जंगल राज के नाम पर बिहार के सियासी दल एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अब सपा नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को भी बिहार में नजर आ रहा है जंगल राज, और यही वजह दी आजम खान ने खुद के बिहार न जाने की। सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। ये बयान इसलिए भी खास क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बिहार की रैलियों में जंगल राज को लेकर महागठबंधन और आरजेडी पर जमकर बरसे। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। तो जंगल राज खत्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम भी मुल्क में एक बार फिर आजादी बहाल हो, कानून का राज हो, इसमें हिस्सेदार बन सके। आजम खान को बिहार में जंगल राज नजर आता, लेकिन वही आजम खान हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहते हुए ट्रेन की उसी कोच में कोच अटेंडेंट को थप्पड़ मारे थे, उसको घंटों मुर्गा बनाया था।
आजम खान के तबेले से जब भैंस चोरी हुई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ उसी भैंस को ढूंढने में जुटी थी। और तो और भरी जनसभा से कलेक्टर के लिए आपत्तिजनक शब्द कहना आजम खान का शगल था। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और अब इन्हीं आजम खान को एनडीए के शासन राज में बिहार में नजर आता है जंगल राज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको जो बिहार से सामने आई। वही वीडियो है जो कि इस वक्त चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। ये वीडियो ये साबित करती है कि लालू राज यानी कि आरजेडी के पिछले राज में जो जंगल राज की संज्ञा दी गई वो बेवजह नहीं थी, क्योंकि बड़े से लेकर बच्चे तक आरजेडी के जितने समर्थक हैं वो इसी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में आरजेडी के चुनावी मंच से इस बच्चे का बयान सोशल मीडिया पर वायरल, मगर अंदाज से हटकर इनके शब्दों पर गौर करें तो समझेंगे कि आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा क्यों दी गई। जगह है समस्तीपुर का मोहिद्दीन नगर और मंच पर आरजेडी के उम्मीदवार जो इस बच्चे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बमुश्किल 8 से 10 साल की उम्र का बच्चा तेजस्वी की सरकार बनने के बाद हाथ में कट्टा लेकर घूमने की बात करता है। अब आप सोचिए कि आरजेडी के समर्थक महागठबंधन की सरकार को, तेजस्वी यादव की पार्टी को किस रूप में देखते हैं। और ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बिहार में आरजेडी के समर्थक बाकायदा गाना बना चुके हैं, रील तैयार कर रहे हैं कि आरजेडी सरकार बनेगी। एक वीडियो भी उन्होंने डाला है सोशल मीडिया पे, उसमें गाना कोई गा रहा है कि तेजस्वी सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो। महिलाओं में बड़ा डर रहता था। मतलब इसी तरह की बातें आप लोगों के खिलाफ बोली जा रही हैं। सोच है, जातिवादी सोच है ना। कौन रंगदार बनता है? किस यादव समाज को गाली दे रहे हैं? यादव समाज रंगदार है? ये क्या है? लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में जंगल राज को मुद्दा बनाया गया, आरजेडी को घेरा गया, उसके बीच आरजेडी समर्थकों का एक गाना जंगल राज के आरोपों को लोगों के जहन में सच साबित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और मैं दिखाने जा रहा हूं आपको आज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की वो प्रेजेंटेशन जिसने की भारतीय राजनीति में भूचाल लाने का दावा किया था, लेकिन भूचाल आया कि नहीं आया ये खबर देखने के बाद तय आप करेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला किया। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया। दावा यह कि हरियाणा चुनाव में ब्राजील की एक मॉडल ने 22 बार वोट डाला। इसी पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार भी किया। रिपोर्ट जरा देखिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। What's her name? She votes 22 times in Haryana. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटिंग लिस्ट में धांधली के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा। 22 बार। करीब 1 घंटे 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा। She votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names. सीमा, स्वीटी, सरस्वती। राहुल ने बीते साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र भी किया और हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया। राहुल गांधी का आरोप यह कि हरियाणा में फर्जी वोटों के जरिए 25 लाख वोटों की चोरी हुई। हरियाणा चुनाव में ब्राजील की मॉडल ने 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। हरियाणा चुनाव में एक महिला की तस्वीर 23 बार नजर आई और ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। राहुल ने दावा किया कि बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई और जैसा हरियाणा में हुआ वैसा ही बिहार में भी होगा। 25 lakh vote चोरी in Haryana. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? She votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati. She's a Brazilian model. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? अपने दावों को सच साबित करने के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का वो बयान सुनवाया जो उन्होंने वोटिंग के 2 दिन बाद दिया था। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी
एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। राहुल ने सवाल उठाए कि सीएम सैनी किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन को फर्जी और बिहार चुनाव के दौरान ध्यान भटकाने की कोशिश भर बताया। एक बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। बिहार में कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। उसके एक दिन पहले राहुल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर नया संग्राम छेड़ दिया। हालांकि बिहार के चुनावी रण में वोट चोरी बड़ा मुद्दा है, लेकिन मतदान पर राहुल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना असर होगा, ये तय हो पाएगा 14 नवंबर के नतीजों से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सहस्त्रधारा स्थित आवास पर साधु संत पहुंचे। सीएम धामी ने साधु संतों को सम्मानित किया। सीएम धामी को भी सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर धामी प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में भी शामिल हुए। देवभूमि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है। रजत जयंती वर्ष के मौके पर साधु संतों को प्रदेश के विकास को समर्पित अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। इसी कड़ी में संत समाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। संत समाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचा और मुख्यमंत्री धामी को सम्मानित किया। संतों के सीएम आवास पर पहुंचने से मुख्यमंत्री का आवास आध्यात्मिक केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने वाले संतों में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष पूज्य संत स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई अन्य प्रमुख संत पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने संतों को अपने आवास पर सम्मानित किया। संतों ने मुख्यमंत्री धामी की धर्म संरक्षण और विकास कार्यों की सराहना की और सीएम धामी को देवभूमि का धर्म रक्षक बताया। अभूतपूर्व संस्कृति और संतति से आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पर संस्कृति के कार्य हो रहे हैं। देवभूमि है, यहाँ कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है, जहाँ पर देव भाषा, देव चर्चा, हर पहाड़ केवल पर्वत की दृष्टि से नहीं, देव दृष्टि से देखा जा रहा है। उत्तराखंड की भूमि दिव्य भूमि है, दिव्यता की भूमि है। कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। बहुत मेहनत, बहुत सेवा, बहुत बलिदान के बाद ये सुनहरा समय आया है, तो इस 25 वर्षों के लिए बहुत बहुत बधाई। सिल्वर जुबली मना रहे हैं उत्तराखंड का। और सबसे सुंदर बात है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जिस तरीके से कार्य हो रहा है, जिस तरीके से लोग प्रसन्नता की ओर, कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और उसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि 1 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और प्रदेश में जगह जगह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 नवंबर से शुरू हुए ये कार्यक्रम 9 नवंबर तक चलेंगे। इन कार्यक्रमों में साधु संत भी हिस्सा ले रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।